जब जब मानव सभ्यता के ऊपर कोई संकट आता है तो मानव सभ्यता पूरी तरह से उससे लड़ने के लिए एकजुट हो जाती है। लोगों का व्यवहार बदल जाता है और इसी के साथ साथ पूरी दुनिया में बहुत सारे बदलाव होते हैं। जियोग्राफिकल चेंजेस होते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं और ऐसे 2 बार हम चेंजेस देख चुके हैं, पहले विश्व युद्ध के बाद और दूसरे विश्व युद्ध के बाद और 9/11 के हमले के बाद। आज जब हम कोरोना की बात करते हैं तो कोरोना सबसे ज्यादा जरूरी ये बता देता है कि पूरी दुनिया एकजुट है या नहीं है। अगर हम आज से 75 साल पहले जाएं तो ये वही वक्त चल रहा है। मई का जो दूसरा सप्ताह चल रहा है, इस सप्ताह में अमेरिका की कमर टूट चुकी थी और अमेरिका की कमर तोड़ने वाला एक देश था पूर्व का, जिसे कि निप्पन कहा जाता है। उसका नाम है जापान। जापान ने जब पर्ल हार्बर पर 7 दिसंबर 1941 को हमला किया था तो पर्ल हार्बर, जो कि नेवी बेस था यूनाइटेड स्टेट्स का, वो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। आपने 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक भाषण सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना का हमला पर्ल हार्बर पे हुए हमले और 9/11 के हमले से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि लगभग 3 लाख लोग वहां पर संक्रमित हो चुके हैं और 70,000 से ज्यादा, बल्कि यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ चुका है, उससे ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये वो दौर है जब अमेरिका सबसे बुरा दौर देख रहा है, क्योंकि हर अमेरिकी आज डर में जी रहा है। उनकी अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है और अमेरिका पूरी दुनिया के ऊपर अपनी एक ग्रिप छोड़ना नहीं चाहता, अपनी एक पकड़ छोड़ना नहीं चाहता। इसी को लेकर के पश्चिम के 5 देशों ने मिलकर, जिनको 5 आईज कहा गया है, उन्होंने मिलकर एक 15 पन्नों का डोजियर तैयार किया है। इस डोजियर में पूरी तरह से चाइना को दोषी ठहराने के लिए बहुत सारे सबूत ऐसे इकट्ठे किए गए हैं जो ये तय करेंगे कि चाइना कैसे कोरोना को लेकर के पूरी दुनिया में महामारी फैलाने के लिए जिम्मेदार है। अगर हम पर्ल हार्बर की बात करें तो पर्ल हार्बर जापान ने जो हमला किया था, उस हमले की भूमिका भी 1941 में तय हो गई थी और उसके पीछे भी चाइना का हाथ माना जाता है। चाइना का हाथ इसलिए माना जाता है क्योंकि उस वक्त अमेरिका चाइना को सपोर्ट कर रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्वालामुखी से बने छोटे छोटे द्वीपों पे बना जापान इतना शक्तिशाली हुआ करता था कि उसने 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के शुरुआत में पहले चीन को हराया। कोरिया को लेकर के उनके मतभेद बढ़े और उसी को लेकर के चीन को हराया और दूसरा 1904 में उसने रूस को भी मात दी। जब जापान की ये शक्ति बढ़ रही थी तो जापान ने चाइना के ऊपर अचानक उस दौर में हमला कर दिया था और उस हमले की वजह से जो पूरे इतिहास में दर्ज है नैनकिंग मैसेकर, जिसमें कहा जाता है कि हजारों नहीं लाखों लोगों को सरेआम काट दिया गया था और जो जापान की सेना थी उसने कत्लेआम मचाया था। आज वही पूर्व का देश चाइना अमेरिका के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। अमेरिका ने उस वक्त जापान के ऊपर प्रतिबंध लगाए और अमेरिका उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल भी नहीं था, लेकिन क्योंकि वो व्यापारिक रूप से प्रबुद्ध देश था, व्यापारिक रूप से मजबूत देश था, उसने जापान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे। तो जापान से जब जापान की शक्ति देखी उसने, जब जापान ने चाइना पे हमला किया तो अमेरिका ने जापान से बातचीत का रास्ता शुरू किया। इधर बातचीत चल रही थी और उस दौर में 1936 में जापान का सैन्य शासन वहां पे स्थापित हो चुका था। सत्ता जो थी वो सैनिक शासन के पास थी। उन्होंने इसका बदला लेने का प्लान बनाया और उन्होंने 1941 को 7 दिसंबर को रविवार के दिन पर्ल हार्बर पर सुबह 8 बजे हमला किया और इस हमले में बहुत ज्यादा नुकसान अमेरिका का हुआ। दूसरा हमला 12 बजे किया, तीसरा हमला भी होने वाला था, लेकिन जापानियों ने सोचा कि शायद अमेरिका अब ज्यादा उठ नहीं पाएगा। और ये बात सही भी है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले यानी कि 8 मई के दिन पूरे यूरोप में विक्ट्री डे मनाया गया था, क्योंकि ये 8 मई वही दिन था जब नाजी जर्मनी ने पूरे यूरोप के सामने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया था और ये माना जा रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध अब खत्म होने वाला है। लेकिन उसी वक्त जापान को रोकना बहुत मुश्किल था, पूरे यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, सबके लिए। इसलिए जब रूजवेल्ट का दौर चला गया और जब वहां पे ट्रूमैन वहां के राष्ट्रपति बने अमेरिका के, तो उन्होंने ये प्लान बनाया कि जापान को हम सबक जरूर सिखाएंगे,
क्योंकि उस दौर में जापान ने एक नई युद्ध नीति अपनाई थी जिसको गुरिल्ला छाप कह सकते हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा खतरनाक आत्मघाती बम विस्फोटक लोग बनने लग गए थे, आत्मघाती हमले होने लग गए थे। तो जापान को रोकने का एक ही तरीका उनको नजर आया और वो था परमाणु हमला, जो 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ। आज हम ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो इस दौर में कोरोना की वजह से हुआ है। और ये बात तय है कि जिस तरह की सरगर्मियां अभी चल रही हैं, जिस तरह की खबरें अभी पूरे विश्व की तरफ से उठकर आ रही हैं, पूरा विश्व का सिनेरियो, पूरा विश्व की दृष्टि और पूरे विश्व की भौगोलिक परिभाषा, व्यापार करने के तरीके और यहाँ तक कि एक देश से दूसरे देश से जो संबंध है, राष्ट्रवाद की परिभाषा, ये सब कुछ बदलने वाला है। कल हम आपसे वैक्सीन के बारे में बात करेंगे क्योंकि आज जो वैक्सीन को लेकर 2 बड़ी खबरें हम आपसे शेयर कर सकते हैं। एक तो अमेरिका ने कहा है कि जो चाइना के हैकर्स हैं उन्होंने उनके वैक्सीन के डेटा चुराने की कोशिश की है, जिसकी जांच FBI कर रही है। दरअसल वैक्सीन का एक प्रोसेस होता है कि पहले लेबोरेटरी में बनती है, उसके बाद वो ह्यूमन ट्रायल पे आती है और ह्यूमन ट्रायल का लंबा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में पहले उसको एक बड़े लेवल के ऊपर टेस्ट किया जाता है और फिर उसमें उन लोगों को एक उसका जो शोध में एक हल्का वर्जन उसी वायरस या बैक्टीरिया का लेके फिर लोगों के ऊपर टेस्ट किया जाता है, जिससे कि लोगों को ज्यादा खतरा ना हो और हमारा शरीर जो ह्यूमन बॉडी है उसके उस वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार कर ले। अभी हिंदुस्तान में अगर हम वैक्सीन की बात करें तो आपको जान के हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में वैक्सीन का 30% प्रोडक्शन जो है वो हमारे इंडिया में होता है और हम पूरी दुनिया के वैक्सीन बनाने वाले सबसे बड़े उत्पादक के तौर पे जाने जाते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाई जाती है यहाँ पर। और वैक्सीन में अभी आपने देखा होगा कि कुछ अमेरिकन कंपनियों के साथ हमने हमारे जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने साझा कुछ चीजें शेयर की है और साझा उनकी जो शोध के साथ साथ जो प्रोडक्शन है, जैसे उसका एग्जांपल है रोटा वायरस की जो वैक्सीन है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता है। दूसरी जो ICMR ने जो कोलैबोरेशन किया है वो भारत बायोटेक है, उसके साथ ही वैक्सीन बनाने का काम तेजी से चल रहा है। हमारा जो सबसे बड़ा एक जो मुहिम है सार्वभौमिक टीकाकरण, उसमें भी लगभग हर साल हम 5 करोड़ बच्चों का टीकाकरण हमारे हिंदुस्तान में किया जाता है, जिसमें पोलियो की दवा और गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन दी जाती है। आने वाला वक्त ये बता रहा है कि हिंदुस्तान भी वैक्सीन बनाने में पुरजोर कोशिश कर रहा है, जिसमें गवर्नमेंट ने भी फंडिंग दी है और फंडिंग के साथ साथ जो बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। साथ ही जो आयुष मंत्रालय है, आयुष डिपार्टमेंट ने अब की बार कुछ आयुर्वेदिक चीजों को भी इस शोध में शामिल किया है और ये तय है कि वैक्सीन के साथ साथ अगर वैक्सीन ना भी बनती है तो वैक्सीन के साथ साथ हिंदुस्तान ये कोशिश कर रहा है कि इसकी दवा ही बना ली जाए। ये अच्छी बात है, ये अच्छी खबर है कोरोना काल में। और दूसरी बात मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि आप जो आपके हाथ में फिलहाल है आप वही कर सकते हैं। खबरें आपको भ्रम में डाल सकती हैं, खबरें आपको चिंता में डाल सकती हैं, खबरें आपको डरा सकती हैं, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपको मेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से या ICMR की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई है कि बार बार अपने हाथ धोएं, मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, यही कोरोना से बचने का एक तरीका है और यही वो चीज है जो आप कर सकते हैं। कल हम फिर एक वीडियो के साथ हाजिर होंगे और कल हम बात करेंगे कि वैक्सीन को लेकर के पूरी दुनिया में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं, किस तरह के शोध चल रहे हैं। हमारी ये सीरीज है जिसका नाम है कि कोरोना के बाद जैसे विश्व युद्ध के बाद बदली पहले दूसरे और 9/11 के हमले के बाद, उसी तरह से कोरोना के बाद भी ये दुनिया कितनी बदल जाएगी और क्यों बदल जाएगी और उसके कारक और कारण कौन कौन से हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।